हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर स्टेम इंडिया। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, हमने उसके साथ ही वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में देखा था। अभी हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर को हम किस बेसिस पे और कैसे इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। तो हम कंप्यूटर को कई सारे चीजों के आधार पे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसा कि बेसिस ऑफ साइज, उनके साइज शेप के आधार पे हम उसको 4 भागों में कैटेगराइज करते हैं। बेसिस ऑफ फंक्शनलिटी, मतलब ये काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, उनके काम के आधार पे भी उनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और डिपेंड अपॉन डेटा हैंडलिंग या फिर डिपेंड अपॉन टेक्नोलॉजी, उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इन सारे चीजों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिस ऑफ साइज। इसका मतलब हो गया कि उनके साइज के आधार पे, उनके शेप के आधार पे, उनके वेटेज के आधार पे 4 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। बात करते हैं हम सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर्स की। माइक्रो कंप्यूटर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि माइक्रो का मतलब होता है छोटा। जितने भी हमारे टेबलेट्स हो गए, मोबाइल फोन हो गए, स्मार्ट वॉचेज हो गए, ये सारे आते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स में, ठीक है। और इनका साइज जो होता है छोटा होता है, बाकी की अपेक्षा ये थोड़े से सस्ते होते हैं। उसके बाद से दूसरा है हमारा मिनी कंप्यूटर्स। माइक्रो से इसका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, ये थोड़े से महंगे होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे टास्क कर सकते हैं। नहीं, हमारे पीसी और लैपटॉप्स हो गए, हमारे आते हैं मिनी कंप्यूटर्स में। और माइक्रो कंप्यूटर्स में हमारे हो गए टेबलेट, मोबाइल और जितने भी हमारे स्मार्ट वॉचेज वगैरह हो गए, ये हमारे आते हैं माइक्रो कंप्यूटर में। इसके आगे बढ़ते हैं हम मेन फ्रेम की तरफ। तो जो मेन फ्रेम होता है बेसिकली वो एक कई सारे टास्क के लिए बना होता है, जैसे कि इस पे बहुत सारे यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। जो मिनी कंप्यूटर होता है इससे एक काफ़ी बड़े आकार का होता है। इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हम बात करते हैं जो मेन फ्रेम होते हैं, बेसिकली ये हमारे सर्वर्स होते हैं। जितने भी हमारे सर्वर्स हैं वो हमारे आते हैं मेन फ्रेम्स के अंदर। जैसे कि अगर हमने एक डेटाबेस सर्वर बनाया है, उस डेटाबेस सर्वर पे कई सारे यूजर लॉगिन करके काम कर सकते हैं, तो वो हमारे आते हैं मेन फ्रेम्स में। जैसे एक रेलवे हो गया, रेलवे का जो सर्वर होता है वो हमारा आता है मेन फ्रेम्स में। जैसे हमें कोई टिकट्स चेक करनी है, उसी टाइम पे कई सारे यूजर, कई सारे लोग एक ही साथ उसी सर्वर पे, जो रेलवे का सर्वर है, उस पर टिकट चेक कर सकते हैं। तो उसके जो सर्वर्स होते हैं वो होते हैं मेन फ्रेम। इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ये बहुत ज़्यादा यूजर्स एक साथ सपोर्ट करते हैं, मतलब मल्टी यूजर्स एक साथ इस पे काम कर सकते हैं। ये हमारे होते हैं मेन फ्रेम। साइज में बड़े होते हैं, ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ज़्यादातर बेसिकली इनको कुछ स्पेशल टास्क के लिए ही हम यूज करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर की तरफ। जैसे कि आप इसके नाम से ही देख सकते हैं, सुपर कंप्यूटर, इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, ये काफ़ी एडवांस होते हैं। और इनकी जो साइज होती है एक पूरे फ्लोर, एक जैसे मान लीजिए एक पूरे फ्लोर के साइज ये कवर कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर्स। इनकी जो यूजेज होती है वो हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के स्टडी के लिए यूज होते हैं। साथ में वेदर फोरकास्टिंग हो गया, फिर जो मौसम के बारे में जानकारी वगैरह लेनी होती है उसमें यूज होते हैं। न्यूक्लियर साइंसेस में होते हैं, जहाँ पे बहुत एडवांस कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे हमारे सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो हमारा इंडिया का जो है परम सीरीज हो गया, जगुआर हो गया, ये सारे होते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल है। जो सुपर कंप्यूटर्स की जो स्पीड होती है ना, उसको हम MIPS की जगह हम इसको फ्लॉप्स में मापते हैं। जो MIPS होता है इसको हम बोलते हैं मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसकी जगह हम फ्लॉप्स का यूज करते हैं और इसी फ्लॉप्स में हम मापते हैं सुपर कंप्यूटर की स्पीड की। जैसे कि अगर हम देखें तो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, जिसे कि जापान ने बनाया है। ये अभी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, जिसे कि जापान ने बनाया है। और इसकी जो स्पीड है 442 पेटाफ्लॉप्स, 442 पेटाफ्लॉप्स है। इसकी जो स्पीड है ना, ये 442 पेटाफ्लॉप्स है, ठीक है। दूसरे नंबर पे यूएस है, यूएस के शमिट है, वो दूसरे नंबर पे है सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर में। वैसे ही अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसको हम बोलते हैं परम प्रवेग। इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है परम प्रवेग, ठीक है, जिसे कि IISc बेंगलोर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने बनाया है। और ये अभी सबसे फास्टेस्ट है, जिसकी स्पीड
3 पेटा फ्लॉप्स है, ठीक है, 3.3 पेटा फ्लॉप्स। एक चीज आप यहाँ पे ध्यान देना, 3.3 और यहाँ देखो जापान का, यानी कि इंडिया को अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत रिसर्च करने की जरूरत है और अपने सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। फुगाकू जो जापान का है सबसे फास्टेस्ट है। वैसे अभी मैं पढ़ रहा था तो हमें एक बात मैंने पढ़ा कि चाइना के पास 1000 पेटाफ्लॉप्स के 2 सुपर कंप्यूटर हैं। 1000 पेटाफ्लॉप्स के 2 सुपर कंप्यूटर हैं जिसे कि चाइना सीक्रेटली यूज करता है, वो किसी को उसकी जानकारी नहीं देता। लेकिन एक चीज और सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बताना चाहूंगा कि जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था वो था हमारा परम 8000। परम 8000 ये हमारा था, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था 8000। उसके बाद उसने परम 10,000 बनाया और उसके बाद कई सारे सुपर कंप्यूटर बनाए और अभी जो है वो है सबसे फास्टेस्ट परम प्रवेग, जिसको कि IISc ने बनाया हुआ है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी की तरफ। तो बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी में हमारे 4 पार्ट्स हैं। पहला है एम्बेडेड सिस्टम, दूसरा है इंफॉर्मेशन एप्लायंसेस और तीसरा है वर्कस्टेशन, चौथा है हमारे सर्वर्स। बात करते हैं हम एम्बेडेड सिस्टम्स की। एम्बेडेड सिस्टम कहने का मतलब हो गया कि ये जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, ये जो हमारे सिस्टम्स हैं, उनको कि एक स्पेशल टास्क के लिए डिजाइन किया गया है। वो एक स्पेसिफिक टास्क ही करते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि जो भी हमारे MDVR हो गए, MDVR हो गए या फिर DVR हो गए। DVR जो कि हमारे CCTVs वगैरह में यूज होते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, वो हमारे DVR हो गए। MDVR इसी का एक मोबाइल, इसको हम बोलते हैं मोबाइल DVR। जैसे कि जो बसेस वगैरह होती है उसमें ये हमारे यूज होते हैं। हमारे स्विचेज हो गए, नेटवर्किंग डिवाइसेस, उसके अंदर जो प्रोसेसर वगैरह होता है या फिर जो भी एक कंप्यूटर होता है, वो कंप्यूटर कहने का मतलब कि जहाँ पे कैलकुलेटिंग की प्रक्रिया हो, जहाँ पे प्रोसेसर यूज होते हैं, उसे हम कंप्यूटर्स मानते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें ऐसे हमें डिस्प्ले दिखे, कीबोर्ड दिखे, माउस दिखे तभी हम कंप्यूटर बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो जो भी हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं वो हम एम्बेडेड सिस्टम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि स्पेशली वो हमारे नेटवर्किंग के लिए यूज होते हैं। एक डेटा ट्रांसफर के लिए उनमें एक लॉजिक बना हुआ है और वो कैसे उसको परफॉर्म करते हैं, तो वो हमारे सारे आते हैं एम्बेडेड सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस। इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस का मतलब हो गया कि जो छोटे मोटे कामों के लिए यूज होते हैं, जैसे कि हमें गेम खेलना है, हमें इंटरनेट सर्फिंग करनी है, या फिर हमें कुछ कैलकुलेशन करना है, हमें एक एक्सेल सीट बनानी है, तो इसके लिए हम इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल फोन्स हैं, ये हमारे मोबाइल फोन्स भी हमारे इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस में आते हैं। स्मार्ट वॉचेज बोल सकते हैं हम, स्मार्ट वॉचेज ये हमारे इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं वर्क स्टेशंस की। तो वर्क स्टेशन कहने का मतलब होता है कि इस पे बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ एक यूजर काम करेगा। जैसे कि जो हमारे ऑफिसेस में या फिर अगर हम एग्जाम्पल के लिए बताएं तो जैसे बैंक्स में एक कंप्यूटर है, उस पर अगर बहुत सारे यूजर्स काम करते हैं, बैंक का कोई भी कर्मचारी आएगा, उस पर अपनी ID पासवर्ड डालेगा, लॉगिन करके काम कर सकता है। लेकिन क्या सारे एक साथ बैठ के उस पर काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं काम कर सकते हैं। एक टाइम पे एक ही यूजर काम कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं वर्क स्टेशन, ठीक है, जो कि एक नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, एक डोमेन से कनेक्टेड होता है और वहां पर बैठ के हम काम कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे ऑफिसेस और घर में भी यूज हो सकते हैं। बेसिकली इस पे एक टाइम पे एक ही यूजर काम करते हैं, हमारा हो गया वर्क स्टेशन। बात करते हैं हमारे सर्वर्स की। सर्वर्स पे एक साथ मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा IRCTC का सर्वर हो गया, एक डेटाबेस सर्वर हमने बनाया, उस डेटाबेस को हजारों लोग यूज करके अपना काम कर रहे हैं, तो ये हमारे सर्वर्स हो गए बेसिकली, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस सर्वर हो गया। सिक्योरिटी सर्वर हो गया, अगर हम एंटीवायरस यूज कर रहे हैं और उसका हमने एक सेंट्रलाइज सर्वर बना दिया, वो हमारा हो गया एंटीवायरस सर्वर या सिक्योरिटी सर्वर हो गया। वैसे ही हमारे वेब सर्वर हो गए, ठीक है। तो ये हमारे हो गए वैसे सब फंक्शनैलिटी, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक्स की तरफ, तो वो हमारा है बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि जो हमारे कंप्यूटर्स बने हुए हैं वो कौन से टेक्नोलॉजी के ऊपर बने हुए हैं। यहाँ पे 3 टेक्नोलॉजी है, एक है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल और तीसरा है हाइब्रिड। सबसे पहले हम समझते हैं एनालॉग्स को। एनालॉग्स क्या होता है? तो एनालॉग्स में बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि वैसे कंप्यूटर्स जो कैलकुलेटिंग करते हैं ना, वो मेनी वेरिएबल्स, यानी कि उसके अंदर वो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और उसके बीच वो काम कर सकते हैं, ठीक है। उससे वो कैलकुलेटिंग करते हैं, उससे वो डेटा प्रोसेस करते हैं। जैसे कि आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा होगा कि जैसे हमारे हार्ट रेट को वो करना है, कैलकुलेट करना है, वैसे वैसे एक ग्राफ के फॉर्म में होता है। ऐसे
ठीक है, एक ग्राफ के फॉर्म में होता है और इसको वो कैलकुलेट करते हैं कंप्यूटर्स की, हाँ मेरे हार्ट बीट क्या है, मेरा ब्लड प्रेशर क्या है, वो एक ग्राफ के फॉर्म में होता है। इसके कहने का मतलब कि इसमें कोई भी वैल्यू संभव है, इसका कोई फिक्स नहीं होता है, इसमें कोई भी वैल्यू संभव है। जैसे अगर हम बात करें डिजिटल की, तो डिजिटल में दो ही होते हैं वैल्यू, दो, एक सबसे अपर होता है, एक लोअर होता है, यानी कि ये 0 और 1 के फॉर्म में डेटा डिवाइड कर मतलब प्रोसेस करते हैं 0 के फॉर्म में। इनका अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमारा इस तरीके से होगा, लेकिन वही हमारा एनालॉग, एक उसमें कोई फिक्स वेरिएबल नहीं होते हैं, लेकिन इसमें एक फिक्स वेरिएबल होते हैं 0 और 1, और इन्हीं के बीच डेटा फ्लक्चुएट होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम वॉचेस को देख सकते हैं कि वॉचेस जैसे दो तरह की होती है, एक तो होती है हमारे जिसमें कि सुई लगी होती है, ठीक है, घंटे की, मिनट की और सेकंड्स की सुई होती है, और दूसरी होती है हमारे डिजिटल क्लॉक्स होते हैं जिसमें कि 1 2 3 ऐसे करके शो होते हैं उसमें टाइम, ठीक है। तो हम बात करें अगर हम सुई वाली घड़ी की, तो जैसे हमारे यहाँ पे हो गया 12 और यहाँ पे हो गया 5, या फिर इसकी जगह हमारा 1 लिखा होता है, ठीक है। 1 का मतलब होता है हमारा 5 मिनट, यहाँ से यहाँ तक का टाइम होता है 5 मिनट। लेकिन एक आप ध्यान देना, इसके बीच में 1 2 3 4 और ये हमारा हो गया 5। लेकिन जो घड़ी की सुई होती है ना, वो यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी आके रुक सकती है, ठीक है। यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें बहुत सारे वेरिएबल संभव है। 12 और यहाँ 1 के बीच में कई सारे वेरिएबल संभव हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें डिजिटल क्लॉक्स की, तो 1 और 2, और 1 के बाद सीधा 2 आएगा, ठीक है, ना कि 1.2 आएगा, फिर 1.3 या फिर 1.5, वो सीधा 1 के बाद 2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए डिजिटल क्लॉक्स। और इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि जो पुराने वाले रेडियोज आते थे ना, तो रेडियोज में एक बटन होता था ऐसे, ठीक है, उस बटन से हम साउंड को बढ़ाते थे या फिर घटाते थे। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए एनालॉग और डिजिटल क्लियर करना चाहता हूं कि ये होते क्या हैं। उसमें क्या होता था कि ऐसे कई सारे साउंड्स होते थे, ऐसे आप बढ़ाओगे तो उसका साउंड बढ़ता जाता था, और इधर करोगे तो उसका साउंड घटता जाता था। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप मान लो ये हमारा रेडियो का हो गया स्विच साउंड बढ़ाने के लिए, ये हमारा पहला पॉइंट साउंड हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया, हम चाहें तो इसको इन दोनों के बीच में भी लाके खड़ा कर सकते हैं, यही हमारा हो गया एनालॉग। लेकिन आजकल जो हमारे मोबाइल फ़ोन हो गए, या फिर मोबाइल फ़ोन के अलावा अगर हम टीवी की बात करें, तो टीवी में जो वॉल्यूम बढ़ते हैं 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट, ठीक है। अगर हम चाहें कि हमको 1.5 करना है तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे डिजिटल है और ये हमारा क्या है, एनालॉग है। तो वही हम बात कर रहे हैं, एनालॉग का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हों और बहुत सारे वेरिएबल्स को प्रोसेस किया जाए और उससे डेटा कैलकुलेट किया जाए, और इस टेक्नोलॉजी को और या फिर इस कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। वैसे ही हमारा डिजिटल हो गया कि 0 और 1 के फॉर्म में डेटा कैलकुलेट करें, उसको हम बोलते हैं डिजिटल कैलकुलेटर। और हाइब्रिड का मतलब ही आप समझ सकते हो कि जिसमें डिजिटल भी हो और एनालॉग भी हो, ये हम बोल सकते हैं इसमें हाइब्रिड, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये सारे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।